आप लोगों को बताना है कि बहुत दिनों बाद, मुझे लग रहा है एक लंबे अरसे के बाद आज की मुलाकात श्रृंखला में आप लोगों के साथ हम आज शामिल हुए हैं। इसकी एक खास वजह यह है कि कुछ स्थानीय स्तर पे, राज्य स्तर पे कुछ सेवाएं थी जो आप लोगों के साथ लेकर के आना था, और ये सभी के लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों का अच्छा काम, पीएम जो किसान रजिस्ट्री है, इस तरीके से तमाम सारे कामों में जो आप लोग अच्छा काम करते हैं, आज उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश सरकार आप लोगों के लिए अपनी धीरे धीरे करके विभागों की दरवाजे खोलते चले जा रहे हैं। पिछले दिनों अभी हम लोगों ने एक सीएम युवा करके, जो मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा ही विशेष कार्यक्रम है एमएसएमई विभाग के अंतर्गत, उस कार्यक्रम में आप लोगों को ये सीएससी के साथ कर लिया गया, इसका अलाइनमेंट हो गया, यानी कि सीएससी के साथ इसका अनुबंध हो चुका है। अब सीएससी बीएलई इसके लिए आवेदन ले सकेंगे। मैं जानता हूं आप लोगों के पास बहुत सारे सवाल होंगे, तो सवालों के जवाब के लिए मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग चैट बॉक्स में अपने सवाल डालिए। आज इस पे हम लोग किन वजहों से सीएम युवा स्कीम क्या है, इसमें पात्र अभ्यर्थी कौन हैं, और इसमें कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से बैंक द्वारा आवेदन अनुमोदित किया जाता है, यानी अप्रूव किया जाता है, और कौन से कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इन सब चीजों को आज हम लोग विधिवत चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक 1-to-1 आप लोगों के साथ चर्चा होगी। समय का कोई लिमिटेशन आज हमने नहीं रखा है, जितने लोग आएंगे सभी लोगों के प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा, और हमारा प्रयास होगा कि आज इस मीटिंग के बाद हम किसी भी प्रकार का कोई संशय न रहे और हम सीएम युवा में एक बेहतर आवेदन कर सकें। बात को शुरुआत करने के से पहले, इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम स्वागत करेंगे अपने साथी कौशलेंद्र राय का, जो सीएससी के हमारे असिस्टेंट मैनेजर हैं। म्यूट रखिए। असिस्टेंट मैनेजर हैं जो इस पूरे कार्यक्रम को सीएससी के माध्यम से आप लोगों के बीच में सहयोग करने के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं। ये आपके सहयोग में रहेंगे। कहीं भी बैंक लेवल पे या कहीं पे भी कोई समस्या आती है तो ये आपकी मदद करेंगे। इनका लास्ट में आपको नंबर भी दे देंगे हम, आप इनसे बात करें। अब बात करते हैं कि सीएम युवा स्कीम क्या है। इस स्कीम के बारे में एक छोटा सा हमारे पास वीडियो है, पहले उसको आप लोग देख लें। देखने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका ऑनलाइन कैसे रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन में किन किन तरह की चीजों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा, कहाँ पे कैसे प्रोजेक्ट फाइल मिलेगा, अगर कोई समस्या आती है तो किससे संपर्क करना होगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। अब प्रश्न उठता है कि सीएससी से इसका क्या कार्य है। सीएससी का कार्य है कि अपने आसपास के नागरिकों को जो कि रोजगार को, नए रोजगार की तरफ बढ़ना चाहते हैं या अपने रोजगार को और अपग्रेड करना चाहते हैं, ऐसे युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करना, उनको समझाना, स्कीम के बारे में बताना, इनकी डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग ऑनलाइन ये बीएलई के माध्यम से कराना। इवन हमारा बीएलई भी एक उद्यमी है, आपके नाम के आगे भी लगा है कि ग्रामीण स्तरीय उद्यमी। तो आप बीएलई हैं, आप अपने सेंटर में कुछ चीजों को और आगे लेके बढ़ना चाहते हैं, कुछ अपने स्थिति को, एक कंप्यूटर है, आप एकेडमी लगाना चाहते हैं, 15 कंप्यूटर के साथ एक सेटअप लेना चाहते हैं, आपका प्रिंटर खरीदना है, कुछ और भी स्टैंडर्ड लेवल पे आप अपने आप को अपलिफ्टमेंट करना चाहते हैं, ऐसे में जिससे कि आपके रोजगार में और इजाफा हो सके, बढ़ावा हो सके, तो आप स्वयं भी एक आवेदक हैं। बहुत सारे बीएलईज ने इसमें आवेदन करके उनको लाभ मिला है। तो मैं कौशलेंद्र से अब चर्चा करूंगा कि ये इसका ऑनलाइन आवेदन के बारे में बताएं, इसका पोर्टल समझाएं, इसके डू डोंट समझाएं, और जो हमारे बीएलई बंधु सवाल कर रहे हैं उनके सवालों के जवाब अंत में हम लोग मिल करके देंगे। तो कौशलेंद्र, ओवर टू यू, आप शुरू करें अपने प्रेजेंटेशन के। थैंक यू सर, मुझे ये मौका देने के लिए। और सबसे पहले सभी बीएलई भाई बंधु को नमस्कार। मेरा नाम कौशलेंद्र राय है, मैं सीएससी मुख्यालय पे हूँ, रहता हूँ, कार्यरत हूँ। और आज मुझे अजय सर ने आज ये मौका दिया है कि मैं एज अ नोडल आपको सीएम युवा के बारे में कुछ जानकारियाँ दे सकूँ। क्या है कि ये जब से योजना चालू हुई है तो आवेदन तो करीब 58,000 हुए हैं, बट सिर्फ आवेदन से मतलब नहीं है कि हमने आवेदन कर दिया वो हो गया। उसमें सक्सेसफुल रेशियो क्या है, जो एक
बड़ी भूमिका है हमारे सभी CSC VLE भाई की, सभी लोगों की। तो जो हमारे 58,000 जो भी आवेदन हुए हैं, उसमें से जो फाइनल एक होता है ना कि फाइनल सबमिट होना, कि जिसका पैसा कटना, वो सब मैं आगे अभी मैं बताऊंगा, तो वो सिर्फ 30,000 के लगभग हुआ है। तो अब आप सोचिए कि 28,000 अभी भी आवेदन आपके DSP पोर्टल पे रुके हुए हैं। कि आपने अब क्या है कि जो वो 28,000 जो लोग हैं, अब वो कहीं पे भी अपना आवेदन नहीं कर सकते, किसी भी या तो डायरेक्ट आपके DSP पोर्टल से या MSME जो मुख्यमंत्री युवा का जो पोर्टल है वहां से भी, क्योंकि आपने उनका एक बार आवेदन कर दिया, OTP ले ली, आधार उनका रजिस्टर हो गया, तो अब वो कहीं भी नहीं कर पाएंगे। तो इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए और इस सेशन को आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार ये स्पष्ट कर दूं कि बहुत सारे जितने भी VLE भाई बंधु देख रहे होंगे, इसमें से मैक्सिमम लोगों ने इस पे काम करा है, काम किया हुआ है, लोगों का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो मेरा आप सभी से एक यही अनुरोध और निवेदन है कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन आवेदन किया है अपने DSP पोर्टल पे और फाइनल सबमिट नहीं किया है, फाइनल सबमिट क्या होता है उसके बारे में अभी आपको समझाऊंगा प्रेजेंटेशन के मामले से, कि फाइनल सबमिशन तब होता है कि जब आपके DSP अकाउंट से, वॉलेट से 33 रुपये 54 पैसे का डिडक्शन हो जाए, जब पैसा कट जाए, तो तब जाके वो आवेदन आपके पोर्टल से वो DIC के पोर्टल पे जाएगा। तो इस योजना को शुरू करने से पहले मैं एक चीज आप लोग को एक सारांश में छोटे से बता देता हूँ कि इसमें 3 स्टेप है जो हमारी ये योजना है। पहला स्टेप क्या है कि VLE रजिस्ट्रेशन, जो जैसे मैं आया, मैं एक आवेदक हूँ, ठीक, मैं एक कॉमन सर्विस सेंटर पे मैं पहुंचा, मैंने बोला कि भैया मुझे 5 लाख का जो CM युवा उद्यमी चल रहा है लोन, मुझे उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो ठीक है, तो आपने बोला ठीक है सर, आप अपने डॉक्यूमेंट लेकर आइए, मैं यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ। तो पहला स्टेप वो हो गया कि आपने DSP खोला, मेरे आधार लिया, OTP लिया, सब कुछ किया, आपने मेरा रजिस्ट्रेशन कर दिया, पहला स्टेप हो गया। बट कंप्लीट कब होगा? जब आपने अपने वॉलेट से पैसा डिडक्ट कर दिया। अब क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या है, जब मेरा जो एप्लीकेशन है वो DIC के पास पहुंच गया, ठीक, आपने कर दिया, सब कुछ हो गया, अब वो DIC के पास पहुंच गया, तो वो दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप क्या है कि DIC ने अपना देखा, अपना वो पोर्टल खोलेगा, लॉगिन करके चेक करेंगे, दस्तावेज डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, सब कुछ ओके है, तो वो फिर क्या करेंगे, आगे बैंक को फॉरवर्ड कर देंगे। तो जो लास्ट स्टेप है वो बैंक का ही है। इसमें जो भी रोल है, जो भी चीजों को जो करना है, जो ऑन ग्राउंड पे होगा, वो बैंक ही करता है। ये नहीं है कि जैसे VLE ने आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आप उसको, मुझे, जैसे मैं आया था, तो ये आपकी गारंटी नहीं है कि आप मुझे पैसा दिलवाई दोगे 5 लाख रुपए। आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, जो भी उसमें पूछे गए थे, जो भी शर्तें थी, वो आपने मेरे से पूछा, वो आपने उसमें भर दिया, ठीक है, आपने अपना काम कर दिया, DIC के पास चला गया, DIC ने भी एक बार उसको देखा, चलो कि ठीक है चीजें, फिर DIC ने लगा सही है, अब उसने बैंक को भेज दिया। बट जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो बैंक का ही चैलेंज है। क्या है कि पैसा बैंक को ही देना है। तो बैंक ऐसा नहीं है कि मेरा एप्लीकेशन उसके पास चला गया कि भाई मुझे 5 लाख का रुपए लोन चाहिए, मैं कुछ फलाना सेटअप करना चाहता हूँ बिजनेस, तो बैंक ने उठा और मुझे 5 लाख मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। नहीं, ये बहुत सी मानसिकता लोगों की बनी हुई है ग्राउंड में, अभी भी बता दे रहा हूँ, इसमें बहुत कंफ्यूजन है लोगों को। तो ये बिल्कुल भी नहीं है। बैंक के पास आवेदन जाएगा, बैंक आपके पूरा डॉक्यूमेंट चेक करेगा, सिविल चेक करेगा, आपके प्रीवियस पहले का बैंक से लेन देन खाता चेक करेगा कि भाई आपने इसके पहले लोन लिया है, लोन नहीं लिया है, अगर पुराना कोई लोन लिया तो उसको चुकाया है या नहीं चुकाया, या आपका खाता NPA है कि नहीं NPA है, ये सब कुछ चेक करेगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट चेक करेगा, फिर आपने जो एड्रेस दिया है कि आप कहाँ पे अपना बिजनेस खोलना चाहते हो, बैंक वहां पे जाएगा, उसको वेरीफाई करेगा। अगर सब कुछ उसको ठीक लगा, सब कुछ सही लगा, ठीक है, देन फिर वो आगे आपकी फाइल को प्रोसेस करेगा। तो कि इसमें क्या प्रोसेस है, क्या और भी चीजें हैं, मैं अभी स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। तो ये अभी एक मतलब छोटा सा एक सारांश मैंने आपको ये बताया, दिमाग में ये है कि ये कोई ना समझे कि फाइल अगर बैंक चली गई है तो मुझे लोन मिल जाएगा, ये कोई ना समझे। उसका अलग प्रोसेस है, अलग वेरिफिकेशन है, वो बैंक के ऊपर ही डिपेंड करता है। अभी मैं रजिस्ट्रेशन स्टेप आप लोगों को मैं एक एक करके बताते जा रहा हूँ स्लाइड के माध्यम से। इसके बाद ये एक देखिए, ये आगे पहली स्लाइड है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि आप लोगों को एक DSP पोर्टल अपना लॉगिन करके और लाइव मैंने कुछ उसमें रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, मैं एक एक चीजों में आपको बताता चलूंगा, ठीक है। उसके बाद जब आखिरी में, जैसे अजय सर ने बोला था कि वो लास्ट में हम लोग एक कन्वर्सेशन करेंगे, जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चन है, वो हम उसको रिजॉल्व करेंगे।
ठीक है, ये हमारा ये स्कीम है। नेक्स्ट है, अब देखिए जो योजना की जो कुछ मुख्य बातें हैं कि 1 लाख युवाओं को प्रति वर्ष लोन दे, जो मुख्यमंत्री जी की जो इसमें उद्देश्य है कि 1 लाख युवाओं को प्रति वर्ष 10 साल तक इसमें हमें लोन देना है। किस लिए देना है? ये नहीं है कि लोन दे दिया, पैसा दे दिया, जाके तुम कुछ भी कर लो। लोन इन द सेंस कि स्वरोजगार को बढ़ावा करने के लिए। अगर मैं ही हूं, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं, मैं शिक्षित भी हूं, मुझे आइडिया भी है कि मुझे अपने मार्केट में, अपने गांव के आसपास, अपने शहर में मैं क्या खोल सकता हूं कि चलेगा, जो लोगों को भी फायदा देगा। बट मेरे माता पिता के पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है लगाने के लिए, वो किसान है भाई, वो मुझे कहां से 5 लाख 10 लाख रुपए देंगे? तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, ना मैं कुछ नौकरी कर पा रहा हूं, ना ही मैं अपना कोई बिजनेस सेटअप कर पा रहा हूं। तो ये उन लोगों को, उन युवाओं के लिए है जो सरकार ने, गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया है कि भाई ठीक है, आप परेशान मत हो, आप आओ हमारे पास आओ। अपना एक परियोजना रिपोर्ट होती है, वो मैं आगे में बताऊंगा कि सब कुछ लेकर आओ कि आपके दिमाग में क्या आइडिया चल रहा है, आप क्या करना चाहते हो। तो आओ, अपने फॉर्म भरो, सारी चीजें आवेदन करो। और सबसे अच्छी बात इस योजना में क्या है जो सरकार ने दी हुई है कि 1 रुपए का भी इसमें ब्याज नहीं है। कि बाकी आप प्राइवेट जाओगे लोन लेने या पर्सनल लोन लेने, कुछ भी लेने जाओगे तो आप लोगों को ब्याज देना पड़ता है, 10%, 12%, 14%, जो भी है। बट इस योजना में 1 रुपए का भी कोई ब्याज नहीं है। सबसे अच्छी मुख्य बात है। और आपको इसमें कुछ भी गिरवी नहीं रखना है कि हमने कुछ गोल्ड, सोना उठा के गिरवी रख दिया या जमीन के कागज गिरवी रख के लोन ले, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका सब कुछ सही है, सारे डॉक्यूमेंट सही है, तो आपको लोन मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि लोन लेते ही अगले महीने से EMI देनी होती है। बट इस योजना में 6 महीने बाद EMI चालू होगी। 6 महीने तक आप लोगों को एक ऐसा वो दिया जाएगा, पीरियड है कि भाई ठीक है, आपने सेटअप किया, आप कमा रहे हो, 6 महीने तक आपका एक रिलैक्सेशन पीरियड है कि ठीक है, आप काम कर लो, कुछ पैसे इकट्ठे कर लो, फिर 6th मंथ से आपकी EMI चालू होगी। तो ये एक सबसे मुख्य बात है। और इसमें एक तो ये हो गया कि जो युवा है, ठीक है, ले सकता है। युवा की कुछ उम्र भी निर्धारित है कि ऐसा नहीं है कि जो 50 साल के हैं, हमारे पिताजी या दादाजी, वो भी गए कि नहीं भाई हमें भी बिजनेस करना, हमें भी लोन दो, तो नहीं मिलेगा। इसमें सरकार ने एक उम्र की पाबंदी लगा रखी है, 21 साल से 40 साल तक। ये आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आप 21 साल के हो और 40 साल के अंदर हो, तभी आपको ये लोन मिलेगा। ठीक है, तो ये सब जो मुख्य बातें हैं, ये जब कोई भी आपके पास आता है CSC सेंटर पे कि भाई मुझे आवेदन करना है, तो ये 2-3 बातें आप पहले ही उससे पूछ लें। उसका टाइम बर्बाद ना करें, ना अपना टाइम बर्बाद करें। आवेदन करने से पहले ही उससे पूछ लें कि भैया आपकी एज क्या है। अगर आपकी एज 25 साल है तो उसका प्रूफ दिखा दो मुझे कि 25 साल के हो आप, पहली चीज। सिविल स्कोर क्या है, ठीक है, सिर्फ आपने इसके पहले कुछ लोन ले रखा है, लोन लेने के बाद आपने उसको रीपे भरा नहीं है, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आपका फिर खाता NPA हो गया है, वो बैंक वाला चेक कर देगा। तो 2-3 बातें हैं बस जो आपको पूछनी है लोगों से। 5 लाख तक के उद्योग सेवा परियोजना पर 100% ब्याज मुफ्त एवं बिना गारंटी का ऋण, मैंने आपको बता रखा है कि 5 लाख तक का लोन मिलेगा, और जो कि बिना गारंटी और बिना इंटरेस्ट के है, कोई भी आपको नहीं देना है। और परियोजना लागत के आखिरी में जो 4 साल, ये 5 साल के लिए है, जैसे ही ये शुरू होगा और लास्ट में जब आपकी EMI जाने लगेगी, तो आखिरी में 10% सब्सिडी है सरकार की तरफ से। जैसे कि मैंने 5 लाख का लोन लिया, तो 10% 50,000 रुपये मुझे नहीं भरना है आखिरी में, मुझे 4,50,000 तक ही जमा करना है। ये सरकार की तरफ से एक अनुदान है, सब्सिडी है। आयु 21 से 40 साल। अब योग्यता, इसमें योग्यता भी मायने रखती है, बट सरकार ने ऐसा नहीं किया है। सरकार ने ये सब कुछ देखकर एक योग्यता निर्धारित की है कि हमारे आसपास, हमारे जिले में या गांव में मिनिमम जो पढ़ा लिखा होगा 8वीं पास तो होगा ही होगा। अगर जो 8वीं से भी कम है तो फिर यार वो क्या बिजनेस कर सकता है या वो क्या सेटअप कर सकता है, ठीक है, कर सकता है, वो अलग बात है। बट सरकार ने इसमें एक निर्धारित कर दिया कि भाई 8वीं पास होना आपका जरूरी है। 8वीं 10वीं 8वीं से ऊपर रहेंगे। अगर 8वीं का सर्टिफिकेट मार्कशीट है आपके पास तो आप आवेदन कर सकते हो। 8वीं से नीचे है तो फिर नहीं कर सकते। तो ये 2-3 चीजें आप पहले ही पूछ लेंगे जो भी आवेदन करने आएगा इसमें। और दूसरी चीज कि जैसे मैं आया तो आपने मुझे ये 2-3 चीजें पूछ ली, मेरा एज पूछ लिया कि मैं कहाँ तक पढ़ा हूँ, ये पूछ लिया आपने। और एक चीज और आप पूछेंगे
कि क्या मैंने कोई अन्यथा सरकार की कोई अदर स्कीम में तो लोन नहीं ले रखा है मैंने किसी और स्कीम में, जैसे अभी तो ये सीएम युवा है, ऐसी और भी 2-3 स्कीमें हैं जो स्टेट सरकार की और केंद्र सरकार की हैं, चलती रहती है। तो मैंने कोई तो अगर मैंने ले या तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई भी स्कीम का मैंने लाभ लिया है या लोन लिया है तो मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा, मैं फिर इस स्कीम के लिए पात्र नहीं हूँ। तो ये ध्यान रखिएगा। डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाइए, वहां से मैंने देखिए आ गया, ये ओपन, ये मेन पेज था हमारा, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिजिटल सेवा कनेक्ट क्लिक किया है, तो अब ये लॉगिन करके रिडायरेक्ट करके मुझे डीएसपी पे ले जाएगा। डिजिटल सेवा पोर्टल पहले क्या लीजिए, एक नया वीएलई जब लॉगिन करता है यूजर आ गया, ठीक है। जैसे आपने डिजिटल सेवा कनेक्ट क्लिक किया, आप आगे अपने डीएसपी लॉगिन पे, ठीक है। मैं यहाँ से अपना लॉगिन कर रहा हूँ। ये पहली बार जब आप लोग ओपन करेंगे तो ये एरर आएगा, ठीक है। तो इससे परेशान नहीं होना है कि ये क्यों आ रहा है, ये एरर आएगा। फिर से क्या करना है आप लोगों को, पेज को रिफ्रेश करना है। ये देखिए ये पेज खुलकर आ गया पूरा, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखिए न्यू एप्लीकेशन पे जाएंगे तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन कर रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए, तो मैं व्यू एप्लीकेशन पे आ गया। ऐसे आप लोग भी अगर किसी का आवेदन करेंगे तो जब पोर्टल खोलेंगे ना तो यही आएगा, फिर आपको व्यू में जाके उसका स्टेटस देखना है। मैं एकदम बिल्कुल फर्स्ट पेज इस पे इसलिए नहीं आएगा, ये फर्स्ट ही पेज है। फर्स्ट पेज है, सिर्फ आप लोगों को ओटीपी करना, आधार का ओटीपी लेके आधार का नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी से रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो पहला पेज हो गया। फिर उसके बाद ये व्यक्तिगत विवरण प्रदान करें, यही पेज आएगा उसके बाद, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी ओटीपी लेके इसमें मैं फीड कर चुका हूं तो वो पेज नहीं आएगा मेरे पास। अब आप लोग देखिए यहाँ पे नाम सबको पता है, आप लोग को करना है पिता का नाम, जन्म तिथि, जितने भी रेड ये स्टार हैं रेड, ये फिल करना ही करना है। अगर इसमें से आप लोगों ने एक भी छोड़ा तो ये पेज आगे नहीं जाएगा, फिर ये इनकम्प्लीट रहेगा, तो आप लोग परेशान होते रहेंगे। तो जितने भी रेड स्टार हैं ये सबको करिए आप लोग। ये श्रेणी, ठीक है। ईमेल आईडी आप सभी लोग अपनी जो चल रही है वही डालिएगा। आप सभी यानी किसका, कैंडिडेट का ईमेल आईडी जो वर्किंग में हो। ऐसा ना हो कि आपने ऐसा कुछ ईमेल आईडी डाल दिया कि जो बंद है, कोई भी कन्वर्सेशन हो रही है, कुछ मेल आ रहा है तो उसे पता ही ना चल रहा। तो मेल आईडी कृपया करके आप लोग सही डालिएगा, ठीक है। फिर शैक्षिक योग्यता कहाँ तक पढ़े हैं, मोबाइल नंबर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। और मोबाइल नंबर पहले ओटीपी के लिए वही मोबाइल नंबर इस पे चलेगा जो कि आधार में लिंक है, ओटीपी उसी पे आएगा। बिना मोबाइल नंबर के आप इस पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। कृपया इसे ध्यान दीजिएगा कि जिनका भी मोबाइल नंबर अपने आधार से लिंक नहीं है वो पहले लिंक करवा लेंगे, जो भी अभ्यर्थी जो भी एप्लीकेंट आएगा। अब आदि अस्थायी पता, जैसे कि मैंने यहाँ पे शहरी डाला है क्योंकि मैं शहरी हूँ, तो मैंने यहाँ पे शहरी डाला। जो लोग ग्रामीण है, गांव के, वो ग्रामीण डालेंगे। तो यहाँ पे अपना सब कुछ जो आधार पे है वो यहाँ पे डाल देंगे। जनपद, तहसील, ब्लॉक, पिन कोड, ये सब कुछ बिल्कुल सही डालना है। ये मेरा सेम है, दोनों अस्थायी पते के समान है, तो मैंने क्लिक कर दिया तो वो सेम उठा लिया उसने। यहाँ पे सब कुछ आ गया, देख रहे हैं, पूरी डिटेल यहाँ पे आ गई मेरी सब कुछ। अब नोटिस यहाँ पे क्लिक करना है। मेरे द्वारा दिया गया उपयुक्त समस्त विवरण सही है, इसके लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी हूँ। अब आगे बढ़िए। अब देखिए, अब आ गया परियोजना का विवरण। सबसे पहले आप यहाँ पे सिविल चेक करेंगे, सिविल स्कोर, ठीक है। सिविल स्कोर देखिए इनका -1 है। -1 मैं एक चीज बताता हूँ आप लोगों को कि सिविल स्कोर एक तो नॉर्मल है कि 600, 700, 800, एक -1 है। तो -1 से घबराना नहीं है कि -1 है तो अब इनका तो होगा ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। -1 का ये मतलब होता है कि इन्होंने कभी लोन लिया ही नहीं है, कभी तरह का कोई ना क्रेडिट कार्ड यूज किया है ना कोई लोन लिया है, तो उनका सिविल स्कोर हमेशा -1 में होता है, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। जिनका सिविल स्कोर 670 से कम है, एक ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिसका सिविल स्कोर 670 से कम है तो वो आवेदन नहीं कर सकता है। सिविल स्कोर 670 से ऊपर होना चाहिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी में अपना एप्लीकेशन डालने के लिए। ये बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। 670 से ऊपर होना चाहिए, और अगर -1 है तो भी अच्छा है, तो आप कर सकते हैं। अब आते हैं, ये देखिए उत्पाद और सेवा, दो यहाँ पे ऑप्शन है। तो मुझे सेवा, मुझे जो मैं ये लोन ले रहा हूँ वो मैं सेवा करने के लिए, मतलब सेवा करना इन द सेंस है कि
दो सेक्टर होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग होता है और एक सर्विस सेक्टर होता है। तो मुझे कुछ उत्पाद नहीं करना, उत्पाद जैसे हो गया कि दूध से पनीर बनाना, ठीक है, और भी बाकी चीजें हैं कि वेल्डिंग करना, लोहा का बनाना, चाउमीन बनाना, वो सब उत्पाद में आ गया मैन्युफैक्चरिंग। मुझे क्या करना, मुझे सेवा करना है। क्या कि जैसे सेवा में क्या चीजें होगी कि जैसे आपने कोई दुकान खोला, ठीक, आप उसे बेच रहे हो लोगों को, तो वो सेवा हो गया। जैसे मैंने 5 कंप्यूटर लगा के साइबर कैफे खोला, तो जो साइबर कैफे है वो है सेवा में आता है। वो मैंने, आप वहां कुछ बना नहीं रहे हो, आप वहां लोगों को सेवा दे रहे हो, कस्टमर को। तो इस चीज से आप लोगों को वेरीफाई करना है कि उत्पाद है या सेवा है, ठीक है। परियोजना इकाई का नाम मैंने अपना भारत रखा है, अपनी परियोजना का नाम, ठीक है। अब सेवा में मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं क्या किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे लिखा है फ्लैक्स प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सप्लाई। मैं जो चालू करने जा रहा हूं, मैं अपने यहाँ फ्लैक्स प्रिंटिंग करूंगा, ठीक है। प्रिंटिंग कई तरीके की होती है, फ्लैक्स हो गया, छोटे बड़े सब, ठीक, और स्टेशनरी सप्लाई में। तो ये मेरा दो, ये आते हैं सर्विस सेक्टर में, ये मैं सेवा दे रहा हूं, मैं कुछ बना नहीं रहा, ठीक है। प्रस्तावित कार्यस्थल का पता, अब यहाँ पे देखिए, ये पता आपके घर के पते से अलग है कि प्रस्तावित कार्यस्थल का पता मतलब कि आप कहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं, अपना बिजनेस कहाँ चालू करना चाहते हैं। मैं ये फ्लैक्स प्रिंटिंग और स्टेशनरी की जो दुकान है, मैं ये कहाँ लगाऊंगा, तो मैंने यहाँ पे अपना वो डाल दिया। जैसे अब कुछ लोगों का शहर में घर है कि ऊपर उनका मकान वो रहते हैं, नीचे उनकी शॉप है, दुकान है, तो फिर अब उस हिसाब से वो अपना वहीं का पता, घर का पता दे सकते हैं, क्योंकि भाई नीचे उनकी शॉप है, दुकान है, और ऊपर रहते हैं और वहीं पे वो अपना बिजनेस चालू करना चाहते हैं, तो उनके लिए फिर ये प्रस्तावित पता घर का पता हो जाएगा। मेरा क्या है कि मेरा अलग है, घर अलग है, और मैं जहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता हूँ वो अलग है, तो मैंने वो दे दिया। जनपद, ब्लॉक, तहसील। अब देखिए जो मेन है, जो ध्यान देने वाली बात है, प्लांट एवं मशीनरी, उपकरण, टर्म लोन की लागत, और एक चक्र कार्यशील पूंजी। जो बैंकों में जो फाइल रिजेक्ट हो रही है, जो लोग नहीं कर पा रहे, वो यहीं पे मिस्टेक हो रही है, यहीं पे गलतियां लोग कर दे रहे हैं। प्लांट एवं मशीनरी मतलब यहाँ पे वो पैसा बताना है कि जो सामान आपको खरीदना है। जैसे मैंने फ्लैक्स और स्टेशनरी सप्लाई लिखा है, तो फ्लैक्स प्रिंटिंग के लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए होगा, फर्नीचर चाहिए होगा, प्रिंटिंग मशीन चाहिए होगी, ठीक है, वाईफाई चाहिए होगा, स्टेशनरी के कुछ सामान चाहिए होंगे। तो ये पूरा खरीदने की लागत मेरी 3 लाख है विथ जीएसटी, क्योंकि जीएसटी जहां से आप ये सामान खरीदोगे वो जीएसटी वो लेगा, तो विथ जीएसटी मेरा 3 लाख रुपए है, तो मैंने यहाँ पे 3 लाख डाल दिया। अब एक चक्र कार्यशील पूंजी, अब ये क्या है, सीसी लिमिट क्या है कि जैसे मैंने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, मैंने अपना फ्लैक्स प्रिंटिंग स्टेशनरी का पूरा सामान, पूरा सब कुछ सेटअप कर लिया है, बट उसको चलाने के लिए मुझे 3-4 लेबर चाहिए, उनको सैलरी देनी है हर महीना। मैंने एक दुकान लिया है रेंट पे, उसका रेंट भी मुझको देना है, बिजली का बिल देना है। तो शुरुआत के 2-3 महीने, 4 महीने ये मैं कहाँ से दूंगा, मैं घर से दूंगा। तुरंत बिजनेस सेटअप करते ही मेरे पास इनकम तो आने नहीं लगेगी कि इनकम आ रही है, मैं तुरंत मैंने भरना शुरू कर दिया। तो ये 2 लाख रुपए मेरा मंथली खर्चा है, जो हर जो मेरे पास एम्प्लॉय होंगे उनको सैलरी देने के लिए, रेंट देने के लिए, बिजली का बिल देने के लिए, तो ये मैंने 2 लाख रुपए रखा है। ये 2 लाख रुपए की मुझे लिमिट मिल जाएगी, ठीक है। ये 2 लाख रुपए मैं बैंक से जाके निकाल सकता हूँ भाई, अपने महीने मंथली के खर्च चला सकता हूँ। फिर 6 महीने बाद मुझे ईएमआई पे करनी होगी। तो अब इन दोनों का जोड़ के योग हो गया 5 लाख रुपए। अधिकतर लोग क्या कर रहे हैं कि प्लांट और मशीनरी का है, यहाँ पे लोग 1 लाख कर दे रहे हैं, और जो सीसी लिमिट है वो 4 लाख, 3.5 लाख। वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है भाई। वो बैंक वाला फिर पूछेगा कि आप 1 लाख में कौन सी मशीन खरीद लोगे, कौन सा सामान आएगा 1 लाख में, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। और यहाँ पे ईडीपी कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र डिग्री जो आपके प्रोजेक्ट के लिए लाभकारी। अगर आपके पास कोई कौशल विकास का प्रमाण है, आपने कोई ट्रेनिंग की है, कोई सीखा है, कोई सर्टिफिकेट है, तो उसको यहाँ पे आप डाल सकते हैं, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। अगर जिनके पास नहीं है वो इसके बिना भी कर सकता है, ठीक है। ये पेज क्लियर हो गया पूरा। अब आगे बढ़े नेक्स्ट पेज। अब ये देखिए, इस सभी अनिवार्य फील्ड संघ के द्वारा दिए गए, इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री
ये है प्रार्थना पत्र चरण 1 से 3 तक। अब ये आ जाइए परियोजना वित्तीय ऋण हेतु बैंक विवरण। अब आपको इसमें अपने बैंक का डिटेल देना है। कौन सा बैंक देना है कि जो अकाउंट आपके बैंक में है, जिस बैंक से आपको लोन लेना है, जो आपका अकाउंट चल रहा है, ठीक है, उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है आपको। देखिए बैंक का नाम यहाँ पे मैंने अपना एक्सिस बैंक दे दिया है। IFSC कोड आप डालेंगे, यहाँ पे सर्च पे जाएंगे तो लिस्ट खुल कर आ जाएगी। ये देखिए जैसे है यहाँ पे UTBI 3400, तो यहाँ पे डालेंगे UTIB UTBIB 0003400, ये डाला। ये देखिए मेरा आ गया। तो क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ये ऑटोमेटिक ये सब उठा लेगा। ठीक है, कहाँ का पता है, कहाँ है, ये बैंक शाखा क्या है, सब कुछ ये ऑटोमेटिक ले लेगा। अब आपको ये जो बैंक अकाउंट है, खाता संख्या, ये आपको फिल करनी है। ठीक है, खाते में जमा धनराशि मैंने यहाँ 75,000 लिखा है, 10,000 भी हो सकता है, 15, जितना आपके अकाउंट में पैसा है वो आप लिख सकते हैं। अब देखिए अंशदान, इसमें ये मेरा स्वयं का अंशदान क्या है कि मैं जनरल हूँ, तो जनरल के लिए 15% अपना स्वयं का अंशदान। अगर मैं 5 लाख का लोन ले रहा हूँ तो 15% 75,000 रुपये मुझे अपने अकाउंट में डालने होंगे। कब डालने होंगे, जब मेरी फाइल बैंक पहुंच जाएगी, मुझे बैंक वाला बुलाएगा कि भाई तुम आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, आपकी फाइल आई है। उस टाइम जब सब कुछ बैंक ओके कर देगा तब हमें 75,000 रुपये अपने अकाउंट में डालने हैं। ये और जैसे OBC हैं उनको 12% है, 12.5% है। जो SC ST है उनका 10% है अंशदान। तो ये फिक्स किया गया है। कहीं कहीं कुछ जिलों में, कुछ शहर में थोड़ा कम हो सकता है कि सरकार ने कुछ रिलैक्सेशन दिए हैं। ठीक है, तो वहां पे ये ऑटोमेटिक ले लेगा आपका। अब मैं घोषणा करता हूं, इसको क्लिक करना, बिना इसको क्लिक किए आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो सबमिट कर दें। यहां तक हमारा ये देखिए व्यक्तिगत विवरण, परियोजना का विवरण, बैंक विवरण, तीनों हरा है, मतलब कि मैंने सारी डिटेल अपनी बिल्कुल सही भरी है। ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए प्रोजेक्ट प्रस्ताव। अब यहाँ पे नाम देखिए, ये इस पे मैं कुछ नहीं कर सकता, इसने सब ऑटोमेटिक उठा लिया है सारी चीजें। नाम, पिता का नाम, पता, सर्विस सेक्टर में क्या उत्पाद है, सेवा है, क्या है, तो मैंने सर्विस लिया, मोबाइल नंबर सब उठा लिया है। अब मैक्सिमम लोग यहाँ पे गलती करते हैं। देखिए जो रिजेक्ट हो रहे हैं वो यहीं पे आके रिजेक्ट हो रहे हैं। इसमें प्लांट एवं मशीनरी, उपकरण, टर्म लोन, घटक। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या भरना है। यहाँ पे मुझे प्रिंटर, जो सामान खरीदना है, प्रिंटर, फर्नीचर, LED टीवी मतलब किस लिए, अपने दुकान में लगाने के लिए, स्टेशनरी, ये नाम लिखना है। ये कि क्या आपको खरीदना है। यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं कि 3 लाख यहाँ डाल दे रहे हैं, 2 लाख यहाँ डाल दे रहे हैं, तो वो गलत है। अब मुझे ये सब फर्नीचर, LED टीवी, स्टेशनरी, वाईफाई, ये सब खरीदने के लिए मुझे कितनी लागत की जरूरत है, 3 लाख, 3 लाख की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे सामान का नाम, क्या आपको खरीदना है वो डालना है, यहाँ पे कितने रुपए में वो आप खरीदोगे, और यहाँ पे आप ऐड कर दो। देखो ये यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, ये देखिए ये अपने आप सब कुछ उठा लिया। मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है। कुल अस्थायी पूंजी 3 लाख रुपए, कार्यशील पूंजी 2 लाख रुपए, परियोजना की लागत 5 लाख रुपए, स्व पूंजी मैं अपना मेरा अंशदान क्या है 75,000 रुपए का, बैंक ऋण 4,25,000, कुल योग 5 लाख रुपए। मैं कितने लोगों को रोजगार दूंगा, तो मैंने लिखा भाई 3 लोगों को, मेरे यहाँ 3 लोग लगेंगे, क्योंकि प्रिंटर का भी काम है, स्टेशनरी का भी काम है, तो 3 लोग लगेंगे। आपके यहाँ अगर 0 है या 1 लोग लगेंगे तो वो आप लिख सकते हो उसमें। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब यहाँ पे क्या है कि अब देखिए यहाँ पे खुद जो है, जिसका एप्लीकेंट है, जो भर रहा है, उसको यहाँ बैठना पड़ेगा। अभ्यर्थी एवं परियोजना के संबंध में अतिरिक्त जानकारी, आयु खुद से ले लेगा, आपको करने नहीं देगा। व्यक्तिगत पैतृक मकान, हाँ या ना,
दिए गए पते पर कब से निवास करते हैं, 2 से 5 या 2 से जो भी है। शैक्षिक योग्यता क्या है, स्नातक, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट। प्रस्तावित कार्य के संबंध में जानकारी कब से है, 1 से 3 साल से, जो भी है ये आपके ऊपर है। ठीक है, ये सब पढ़कर आय का अन्य स्रोत, परिवार की आय सहित, भाई मेरे यहाँ हाँ है तो हाँ, आपके यहाँ ना है तो नहीं। आयकर हेतु मूल्यांकित मैं ITR भरता हूं तो मैंने हाँ, अगर आप नहीं भरते हैं तो नहीं। जीवन बीमा धारण करते हैं, नहीं। ऋण प्रदाता बैंक के साथ संपर्क इतिहास, इसका मतलब ये है कि आपका जो अकाउंट है बैंक में कितने साल से, मेरा 3 साल से अधिक है। परियोजना की आर्थिक संबद्धता, परियोजना की स्थापना हेतु कच्चे माल, श्रमिक इत्यादि की उपलब्धता, वो बाजार से नजदीकी, हाँ है। कौशल प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, RSETI से प्राप्त प्रशिक्षण, ITI से प्राप्त प्रशिक्षण, कंप्यूटर प्रशिक्षण मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं है। अगर आपके पास है, कंप्यूटर सीखा हुआ है, कौशल विकास का किया हुआ है, कोई RSETI से कोई प्रशिक्षण पर कुछ भी अगर आपने किया हुआ है तो आप हाँ कर सकते हैं, उसका अपलोड कर सकते हैं। उत्पादों की बिक्री हेतु बाजार के साथ संबद्धता, हाँ है। अभ्यर्थी द्वारा किए गए ऋण भुगतान की अवधि भाई 5 वर्ष मुझे चाहिए। संभावित रोजगार सृजन, स्वरोजगार। प्रोजेक्ट डिटेल यहाँ पे भाई अपना थोड़ा सा जो आगे लिखा है कि क्या आप करना चाहते हो उसके बारे में 1 लाइन लिखना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, कि आप जो कर रहे हो उससे क्या फायदा होगा लोगों को, तो 1 लाइन में बस इसको लिख देना है। यहाँ पे आप अपने से लिख सकते हैं इसको। फिर यहाँ पे मैं यह घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त क्रम से 1 से 16 तक दी गई जानकारी सही है एवं इसमें किसी भी प्रकार की विसंगतियां, त्रुटि हेतु मैं कानूनी रूप से पूर्णतः उत्तरदायी रहूंगा या रहूंगी। अगर लड़की है तो रहूंगी, लड़का है तो रहूंगा। ठीक है, यहां तक हो गया। अब यहाँ पे सबमिट करिए इसको। अब देखिए, दस्तावेज अपलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। आपको क्या क्या दस्तावेज चाहिए फाइनल अपलोड करने के लिए। ठीक है, पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ 20 KB साइज होनी चाहिए। आपका साइन किया हुआ हस्ताक्षर 20 KB साइज होनी चाहिए। आयु प्रमाण पत्र, हाई स्कूल की मार्कशीट है तो हाई स्कूल की मार्कशीट चल जाएगा आयु प्रमाण पत्र के लिए, या सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र 300 KB का स्कैन करके आप रख लें। व्यक्तिगत पैतृक मकान, बिजली बिल, वोटर ID, आधार कार्ड, यहाँ पे आधार कार्ड चल सकता है। ठीक है, योग्यता संबंधित जहां तक आपने पढ़ा हुआ है उसका स्कैन कॉपी। बैंक के साथ संपर्क इतिहास, यहाँ पे बैंक, जिस बैंक में आपका खाता है उसकी पासबुक वो स्कैन करके प्रॉपर वो लगानी है। अनुभव प्रमाण पत्र, अगर आपके पास कुछ है, कुछ आपने सीखा है या कंप्यूटर का कोर्स किया है या इंग्लिश कोई भी कुछ किया है तो वो लगा सकते हैं। दिए गए पते पर कब से निवास कर रहे हैं तो निवास प्रमाण पत्र आप बनवा लें। पार्षद, ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रति। पैन कार्ड साइज 300 KB मैक्सिमम होनी चाहिए। परियोजना रिपोर्ट ये आप लोगों को बनवाना पड़ेगा। सबसे जो इस परियोजना में जो मेन चीजें लगाई गई हैं, जो दी गई है, वो परियोजना रिपोर्ट ही है। ठीक है, परियोजना रिपोर्ट ये आपको CA से बनवानी पड़ेगी। वो परियोजना रिपोर्ट आप लोग नहीं बना पाएंगे, CA होता है जो उसके पास जाएंगे, उसको अपना पूरा विवरण बताएंगे, वो बनाएगा परियोजना रिपोर्ट, वो साइन और मोहर करके देगा, वही अपलोड होगा और वही बैंक में जाएगा। ठीक है, स्व अभिप्रमाणित घोषणा पत्र, ये देखिए, ये स्व अभिप्रमाणित यहाँ से निकलेगा। ये शपथ पत्र ये है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे, मैं आप लोग को करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है, इसका आप प्रिंट मारेंगे और इसको साइन करके यहाँ पे साइन करके स्कैन करके फिर इसको ये अपलोड। ठीक है, ये आप यहां से निकाल सकते हैं। अब देखिए, मैंने थोड़ा सा कुछ चीजें अपलोड की हैं, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये फोटो है, ये मैंने फोटो यहाँ पे अपलोड किया है। हस्ताक्षर अपलोड किया है। आयु प्रमाण पत्र मतलब हाई स्कूल की मार्कशीट है तो वो चल जाएगा, वो अपलोड करना है। व्यक्तिगत पैतृक मकान, बिजली बिल, यहाँ पे आपको आधार कार्ड अपना अपलोड करना है। योग्यता कहाँ तक आपने पढ़ाई की हुई है। बैंक का ये पासबुक की फोटोकॉपी चलेगी। अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपके पास कुछ है तो ठीक है, नहीं तो आप जहां तक आपने पढ़ाई की हुई है उसका यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। दिए गए पते पर कब से निवास कर रहे हैं, इस पे निवास प्रमाण पत्र जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था, ये पार्षद से और किसी से भी बनवा सकते हैं। पैन कार्ड में पैन कार्ड होगा। परियोजना रिपोर्ट जो मैंने आप लोगों से बताई है, जो CA बना के देगा,
ठीक है। और अभी मैं एक पोर्टल छोटा सा एक और दिखा दूंगा कि कहाँ से आप लोग उसको करवा सकते हैं और क्या जानकारियां आप लोग को मिल सकती है वहां से। अभी पर ये मैंने बताया आप लोगों को कि कहाँ से निकालना है, निकाल कर साइन करके स्कैन करके अपलोड कर देना है, ठीक है। ये मैंने आप लोग को दिखा दिया था। कौशल प्रमाण पत्र, कोई प्रमाण पत्र है आपके पास तो आप वो इस पे लगा सकते हो, अपलोड कर सकते हो। वीएलई के केस में अगर है तो, और सीसीई का जो कोर्स जो वीएलई भाई हैं जो इन्होंने कोर्स किया हुआ है अपना, वो भी कर सकते हैं। कंप्यूटर का कोर्स भी लगा सकते हैं। कोई अगर इंग्लिश या कुछ उन्होंने अलग से कुछ सीखा है, सर्टिफिकेशन किया है, वो भी आप डाल सकते हैं, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा अब है फाइनल पेज। क्या हुआ है, जो मैं स्टार्टिंग में आप लोगों से मैं कह रहा था कि आवेदन तो 58,000 हुए हैं, बट फाइनल सबमिट 30,000 हुआ है। बाकी का जो 27-28,000 का गैप है वो क्या है, ये यही है। यहाँ तक जो जिनके पास जो डॉक्यूमेंट है उन्होंने अपलोड करके बाकी छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखिए ऊपर, ये राइट साइड में, दाएं साइड में ऊपर आप लोग को दिख रहा होगा नीले रंग का बटन, ये फाइनल सबमिट है। यहाँ जब आप फाइनल सबमिट करोगे तब आपका पैसा जहां से कटता है वॉलेट में ये पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा और वहां से आपकी पेमेंट कटेगी, तब जाके फाइनल सबमिट होगा ये पेज। अन्यथा ये ऐसे ही इस पे पड़ा रहेगा आपके पोर्टल पे। अब सामने वाला बंदा जाकर कहीं और से भी अपना सबमिशन नहीं करवा सकता, क्योंकि आपने कर दिया है ऑलरेडी, उसका आधार इसमें एनरोलमेंट हो चुका है, ओटीपी लिए है आपने, ओटीपी इसमें डाल के रजिस्टर कर दिया है। तो अब वो कहीं पे भी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, आवेदन नहीं होगा। तो आप लोगों से फिर से एक बार अनुरोध है कि जितने लोगों ने भी ऐसा करा हुआ है कृपया उसे जाकर फाइनल सबमिट कर दें आप लोग, अन्यथा फिर वो बेकार है, वो किसी भी यूज में नहीं, वो पेंडेंसी दिखाएगा। यहां तक हो गया। अब मैं आप लोगों को लेकर आता हूं, अब ये मैं आप लोग को दिखा देता हूं कि इसको कैसे ओपन करना। फिर से एक बार मैं लॉगिन करके आप लोग को दिखा देता हूं। msme.up.gov.in आप करेंगे तो ये देखिए ये पोर्टल खुलकर आ गया। जो हमारे वीएलई भाई हैं जिनको रजिस्ट्रेशन करना है वो डिजिटल सेवा कनेक्ट पे चले जाएंगे, ठीक है। वहां से जाके जो मेरे स्टेप सारे दिखाए हैं वहां से कर लेंगे। अब देखिए फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्रिएशन, यहाँ पे एक देखिए नीचे ये आ रहा है, तो आप लोग को समझना है चीजें इसके बारे में, तो एक बार इसको क्लिक कर लेते हैं। मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पे आप लोग को क्या क्या, यहाँ पे जो युवा है जो क्या क्या वो उद्यमी और वो बिजनेस कर सकता है, इस पे से वो देख के ना एक बार उसका दिमाग अच्छे से काम कर सकता है कि कोई भी एक स्टार्टअप शुरू करने से पहले उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो एक मैं आप लोगों को ये देखिए यहाँ पे ऑल इंडस्ट्री है, यहाँ पे आइडिएशन क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए ऑल इंडस्ट्रीज में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मतलब इतने जो युवा है ना वो एक बार इस पेज को जरूर देखेगा, खुद से भी देख सकता है कि इसमें इतने सारे यहाँ पे हैं, आपको ना आइडियाज मिल जाएंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं। के लिए परियोजना रिपोर्ट दिख रहा होगा आप लोगों को, ये पेज बैंक के लिए परियोजना रिपोर्ट, यहाँ पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा आप लोगों को डालना पड़ेगा, ओटीपी आएगी, आप अप्लाई करना पड़ेगा, तो अपना फोन नंबर डालेंगे तो इसमें आ जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैं एक बार इसमें देखता हूँ मेरा लॉगिन हो पाता है कि नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ एक बार लॉगिन। देखिए यहाँ पे अब आ जाइए आप, पर्सनल डिटेल इसमें मैंने अपना डाल दिया सज्जाद, ठीक है, मोबाइल नंबर डाल दिया, अपनी ईमेल आईडी डाल दी। अब आ जाइए बिजनेस डिटेल, नेम ऑफ फर्म क्या है, किस नाम से आप करोगे, तो मैंने अपना डाल दिया भारत, ठीक है। इसमें प्लांट यूनिट एड्रेस मैंने कुछ भी डाल दिया अपना, लखनऊ जो मेरा एड्रेस है, आप लोग अपना इसमें एड्रेस डालेंगे, ठीक है। मैंने फूड प्रोसेसिंग का मैं कुछ करना चाहता हूँ, इंडस्ट्री फास्ट फूड सेंटर, ठीक है, सिटी लखनऊ। ये आप लोगों को उसमें देना पड़ेगा, ये चीज याद रखिएगा, ये सारे रजिस्ट्रेशन आप लोग को इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। अब देखिए फिक्स्ड एसेट कॉस्ट मैंने वहां पे डाला था 3 लाख रुपए, ठीक है, जो मेरी कॉस्ट है फिक्स्ड एसेट कॉस्ट। वर्किंग कैपिटल मैंने डाली थी 2 लाख रुपए, ठीक है। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट हो गया 5 लाख रुपए। अब यहाँ पे आप लोगों को एक कोटेशन लेना पड़ेगा, जाके जहां से आप सामान खरीदोगे
वहां से एक कोटेशन लेना पड़ेगा और उस कोटेशन को लेके यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसी कोटेशन के बेस पे आपको इस पोर्टल से ही कॉल आ जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या करना चाहते हो, क्या सब कुछ आपसे पूरी डिटेल ली जाएगी, ठीक है, परियोजना के बारे में। और यहाँ पे अपलोड, आप कोटेशन लेके यहाँ अपलोड कर दोगे, फिर ये आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट 1 से 2 दिन या 24 घंटे इनको लगते हैं, आप 2 दिन मान के चलो, 2 दिन बाद ये आपको परियोजना रिपोर्ट बना के पूरे अच्छी तरीके से ये आपको भेज देंगे, ठीक है। फिर वही परियोजना रिपोर्ट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ये पूरा एक पोर्टल है, ये समाधान का, देखिए इसमें दाएं साइड में समाधान लिखा हुआ है। तो ये पूरी आप जो कॉल आएगी आपको समाधान के टीम से ही कॉल आएगी, कोई समाधान का ही होगा जो वो आपको कॉल करेगा आपके नंबर पे, आपसे पूरी जानकारी लेगा और फिर वो आपको जो भी दिक्कतें हैं या आप कुछ उनसे और भी पूछना चाहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसमें और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, तो वो पूरी जानकारी, अगर आपको ट्रेनिंग भी चाहिए होगी तो वो आपसे पूछेंगे कि सर आप ट्रेनिंग ले लो, 10 दिन की 5 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको आना ही पड़ेगा, ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी। आप किसी अपना रजिस्ट्रेशन करा लो कि भाई मुझे फूड प्रोसेसिंग के बारे में समझना है या एग्री फूड बिजनेस के बारे में समझना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ऑनलाइन आपकी क्लास चलेगी डेली, आपको बताया जाएगा, इसके बारे में समझाया जाएगा। फिर उसके बाद आप अपना बिजनेस चालू सेटअप और अच्छी तरीके से कर सकते हो। इसका कहने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, ये ट्रेनिंग देने का, कि एक तो आपके पास सर्टिफिकेट हो जाएगा, दूसरा कि आप इस जो भी सेटअप करना, स्टार्टअप करना चाहते हो उसके बारे में बहुत ही अच्छे बेहतर तरीके से समझ पाओगे और अच्छे तरीके से बिजनेस आप इंप्लीमेंट कर पाओगे, चला पाओगे। सिर्फ इसका यही उद्देश्य है, ठीक है। तो जिसको ट्रेनिंग करनी हो वो भी समाधान पे कर सकता है, जिसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना है वो भी यहाँ से बनवा सकता है, ठीक है। और कॉल आपके पास आती है तो आप ये ना समझिएगा कि कोई भी मतलब कोई दूसरा कोई कॉल, पहले आप पूछिएगा कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, वो खुद बताएगा कि मैं समाधान से बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ। आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए अपनी क्वेरी, जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया और यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दी, तो कॉल आ जाएगी। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। यहाँ तक था मेरा सब कुछ जितना अभी है, मैंने आपको डीएसपी भी दिखा दिया, कैसे हर एक प्रोजेक्ट कैसे फिल करना, हर एक पे जो भी दिखा दिया, बता दिया कहाँ से आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट और ट्रेनिंग कहाँ से मिल सकती है, मैंने वो भी बता दिया, ठीक है, सब कुछ। अब लास्ट में जैसे अजय सर ने स्टार्टिंग में बोला था कि हम आखिरी में ये सेशन खत्म होने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के हैं जो लेंगे, तो हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं 1 to 1, ठीक है। तो अब मैं ये स्क्रीन रोक रहा हूं और अब हम आपके सवाल उठाते हैं। मैं अजय सर से निवेदन करूंगा कि सर आए और स्क्रीन पे फिर हम लोग वीएलई भाई के जो भी सवाल है वो हम लोग अब टेकअप करते हैं और उनको सुझाव देते हैं। सर यहाँ पे कुंवर विनय यादव जी पूछ रहे हैं, सीएससी से आईडी लेना चाहता हूँ पर पैसे ज्यादा लग रहे हैं। ऐसा नहीं है, पैसे ज्यादा लगते नहीं है, इसमें एक सीसी सर्टिफिकेशन करना होता है जो सीएससी चलाने के लिए अनिवार्य है। 1400 प्लस जीएसटी है, 1480 रुपए का एक भुगतान देना होता है। इसमें असाइनमेंट कंप्लीट करने होते हैं, असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद आपकी वाइट लिस्टिंग हो जाती है। अलग से किसी को किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं देना है, किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, पूरा ऑनलाइन मेथड है। ऑनलाइन मेथड से ही आप सीएससी का आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी के मतलब एक तो पैसे किसी को देने नहीं है, अनावश्यक कोई भी नहीं देना है, कोई ज्यादा पैसा की बात नहीं, जो पैसा लगना है वो सीएससी को डायरेक्ट आप करेंगे। एडवोकेट अजीत कुमार यादव जी का है कि सीएससी वाला लोन कैसे ले सकता है, आप बताओ। आप वीएलई भाई हैं हमारे, सीएससी वाला कैसा ले सकता है, प्रश्न तो यही। अच्छा, सीएससी वाला कैसे ले सकता है, तो सबसे पहले ये देखना होगा कि देखिए एक ये जो लोन है, अगर आप सीएससी भी चलाते हैं, वीएलई हैं और बैंक बीसी भी है अगर आपके पास, तो आप एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे तो ये पहले बोल दिया गया है कि जो भी वीएलई भाई हैं जिनके पास बैंक बीसी ऑलरेडी है, वो बैंक में काम कर रहे हैं, बैंक के बीसी हैं, उनको ये लोन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर बैंक बीसी आप नहीं है तो आप अप्लाई कर, पहले तो आपको अपना सिविल स्कोर देखना होगा, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि 670 से कम नहीं होना चाहिए सिविल स्कोर। और कोई अन्य राज्य या केंद्र सरकार की योजना आप ऑलरेडी लिए ना हो, कोई ऑलरेडी लोन आपके ऊपर चल रहा है,
तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये बताना होगा, जैसे आप समाधान में जाएंगे, ठीक है, जो मैंने आपको एक वेबसाइट जो दिखाई है, वहां पे अपना पूरा डिटेल डालिए और आप कुछ एक अलग से एक मॉडर्न प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए कि ऑलरेडी आपके पास 2 कंप्यूटर है, तो और अच्छा उसको क्या दिखा सकते हैं। अपना जो वीएलई जो आप सीएससी खोले हुए हैं उस कि भाई मैं अभी मेरे पास 1 कंप्यूटर है, अगर मुझे ये लोन मिल जाता है तो मैं अपनी दुकान को अपग्रेड कर दूंगा, मैं इसमें 5 कंप्यूटर, 1 प्रोजेक्टर लगाऊंगा और इसको एक कैफे बना दूंगा। जो बच्चे हैं, जो हमारे यहाँ के जो गांव के आपके जो बच्चे हैं, उसको एज अ एजुकेशन के लिए भी यूज करेंगे, एज अ डिजिटल लाइब्रेरी। तो ये आपको ना एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना होगा, सबमिट करना होगा। मैंने डाला कि भाई मुझे सर लोन लेना है, मुझे 3 कंप्यूटर खरीदने हैं, तो बैंक दे देगा, नहीं। आपको परियोजना रिपोर्ट एक अच्छे तरीके से बना के सबमिट करनी होगी, फिर आपको मिल जाएगा। और आप बैंक बीसी नहीं होनी चाहिए, पहली बात। ये जागरूकता के लिए मैंने ये प्रश्न उठाया है कि सीएससी आईडी लेने के लिए पैसे देने होते हैं, किसी को कोई हस्तक्षेप नहीं, आपको ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया है, ऑनलाइन पोर्टल है, आप ऑनलाइन पोर्टल पर जा करके ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 1480 रुपए की फीस के साथ सीसी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। प्रश्न है आशीष मौर्य जी का, आवेदक के करने में कुछ खाली मिलेगा, थर्ड पार्टी के करने में मिलेगा, वो भी 18% जीएसटी के साथ। अच्छा, ये क्या प्रश्न है, मैं स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी मैं इनको थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ सर, ये क्या जो पूछना चाहते हैं। देखिए, आप लोग जो थर्ड पार्टी कह रहे हैं, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि पूरा 5 लाख रुपए ये मेरे, सपोज ये मान लो कि मैं आवेदक हूँ, कौशलेंद्र आवेदक है, मैं गया सीएससी सेंटर पे, मैंने अपना लोन अप्लाई करवा दिया, ठीक। अब मैं ये सोच के बैठा हूँ कि 5 लाख मैंने वीएलई भाई से अपने आवेदन करवा दिया और 2 दिन बाद 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, सेविंग अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक। ये सबकी धारणा है लोन को लेकर। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि भाई थर्ड पार्टी का मतलब आप जो कह रहे हैं वो थर्ड पार्टी नहीं है। इसमें क्या है कि आपको कोटेशन देना है कि आप सपोज 5 कंप्यूटर, वाईफाई, प्रोजेक्टर, लैपटॉप, प्रिंटर, ये सब खरीदना है, तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। पहले आप ये सब खरीदने के लिए कोटेशन दोगे कि कौन से वेंडर, किस दुकान से आप ये सामान खरीदोगे, उसका जीएसटी नंबर होगा। सपोज 3 लाख रुपए का सामान है तो 3 लाख में 18% जीएसटी तो जाएगा ही जाएगा यार, जीएसटी तो भरना ही भरना है, वो सरकार का, वो कोई नहीं बचा सकता। तो 18% जीएसटी जोड़ोगे तो 54,000 रुपए हो गए, 3,54,000 रुपए का कोटेशन मिलेगा। उस वेंडर, उस दुकानदार का आप खाता नंबर, पैन कार्ड सब लेकर आओगे, बैंक को दोगे, तो वो 3,54,000 रुपए उस वेंडर के अकाउंट में जाएगा, ठीक है। फिर आप वहां पे जाके ये सारी चीजें, 5 कंप्यूटर, प्रिंटर, वाईफाई, जो भी लेना है, आप वहां से सामान लेकर आओगे, वो थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्टी देने का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई आके बीच में आपका वो करवा रहा है कि भाई आओ मैं करवा देता हूँ आपका, नहीं। ये वेंडर के अकाउंट में जाएगा, दुकानदार के अकाउंट में पैसा जाएगा, आपको सामान लेना है। ये 5 लाख रुपए इसलिए थोड़ा ना मिल रहा है कि मैं गया मोटरसाइकिल खरीद लिया, साइकिल खरीद के मैं उड़ रहा हूँ लेकर, तो फिर फायदा क्या होगा स्वरोजगार देने का? तो ये गलत है। मैं अभी बता दूं, पैसा जाएगा दुकानदार के खाते में, वहां से आप खरीदिए, और जो 2 लाख 1.5 लाख रुपए के जो सीसी मिलेगा वो आप अपना विथड्रॉ करिए और अपना दुकान चलाइए, 2-3 महीने 6 महीने रेंट दीजिए, बिजली का बिल दीजिए, और जो 1-2 आप रखेंगे जो भी मैन पावर, उसकी सैलरी दीजिए। आनंद कुमार का अगला सवाल है कि सर मैंने सीएससी साइबर कैफे पर लोन अप्लाई किया है, बैंक लोन देने के लिए मेरा LIC जीवन बीमा 19,200 ईयरली प्लान कर दिया, उसके बाद भी अभी तक लोन बैंक में पेंडिंग है। ये डिटेल थोड़ा सा मैं यहाँ पे कौशलेंद्र का नंबर आपको साझा करूंगा, ये डिटेल दीजिए किस बैंक का है, कहाँ पे है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से इसको हम लोग देखते हैं कि अगर कोई वाजिब रीजन नहीं है, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं कि पैरेलली उत्तर प्रदेश सरकार के जो भी अधिकृत अधिकारी हैं और बैंकों के जो बड़े अधिकारी हैं राज्य स्तर के, इन बैंकों के लेवल पे अगर जो भी पेंडेंसी है उसको बहुत तेजी से करने का, क्योंकि सरकार का उद्देश्य पेंडेंसी क्रिएट करना नहीं है। 1 लाख लोगों को हर एक वर्ष में देना है, जिसमें से
ये चौथी तिमाही की ये 3 महीने की जो जनवरी फरवरी मार्च का जो महीना था, इसमें सरकार ने लक्ष्य किया था कि हम 25,000 लोगों को देंगे, तो वो नंबर पूरा करना है। उसके बाद आगामी 31 मार्च के बाद से जो नया वर्ष शुरू होगा, वित्तीय वर्ष, 1 लाख युवाओं को ऋण देना है, आवेदन नहीं, ऋण देना है। तो ये दबाव, चूंकि समय लगता है और लोगों को चूंकि अभियान की तरह जब चलता है मिशन, तो थोड़ा सा लोगों का कंट्रीब्यूशन, पार्टिसिपेशन समय के साथ जब शुरू हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो आप लोग जागरूक करें, हमें बताएं कहाँ कहाँ पे चैलेंज है, हम लोग भी अपने स्तर से सही जगह पे आपकी विलंब होने की जो भी कारण होंगे उसको दूर करेंगे और समय से सूचना पहुंचाएंगे। देखिए, ये बैंक को लेकर के आसिफ अनीस अली जी लिखते हैं कि कोई बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, बोलती है नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, सरकार के दायरे में सारे लोग आते हैं, हम और आप और बैंक भी। इसमें कभी कभी क्या होता है कि बैंक थोड़ा सा डराने के लिए वो चाहते हैं कि क्या, देखिए कि इंटरेस्ट क्या है, इसमें इंटरेस्ट आपको नहीं पे करना है, इंटरेस्ट इसमें सरकार भरती है। तो अब बैंक वालों को भी थोड़ा सा वो रहता है कि भाई सरकार ने इस महीने इंटरेस्ट नहीं दिया तो फिर क्या होगा, तो वो आपसे लेंगे। तो वो जब आप लेने जाओगे ना, तो वो आपसे ये बात बोलेंगे कि हम आपको जो ईएमआई बता रहे हैं वो इंटरेस्ट जोड़कर बता रहे हैं, ठीक है, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। अमित कुमार जी का प्रश्न है कि मेरे बैंक ने ये बोल के मना कर दिया कि आप पहले से सीएससी में कार्यरत हैं, वर्किंग, तो बीसी होगा आपका, बीसी होगा तो फिर चैलेंज हो सकता है। अगर बीसी नहीं है तो आप अपनी डिटेल प्रोवाइड करिएगा, आपको सहयोग किया जाएगा। और जो भी है, अगर ऐसे हालात बने तो बैंक में कोशिश करिए कि उनको बोलिए कि हमारे आवेदन पे ये टिप्पणी लगा दें, टिप्पणी लगा करके वापस करें। हाँ। ताकि सरकार तक इसकी सूचना पहुंचेगी किस तरीके की। क्योंकि मैंने बताया कि आप लोग शुरुआती, अभी हमें वो पगडंडी पे रास्ता बनाना है तो थोड़ा वक्त लगेगा। और अच्छी बात है कि एक बार क्लियरिटी आ जाएगी, 2-4 महीने के अंदर में सारे लोग जब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, इसमें किसी भी प्रकार का, ये उद्देश्य इसीलिए किया गया कि किसी के हस्तक्षेप ना हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सारा काम हो रहा है। थोड़ा आराम से बोलिए, आपके लिए बोला गया, कोई बात नहीं। आप एक बार वीडियो फिर से वीडियो मूव में रहेगा, आप देख लीजिएगा। सर मेरा लोन हो गया बट बैंक वाले ये क्या है, बैंक ब्याज लगेगा, कह रहे हैं ब्याज लगेगा। बिल्कुल नहीं, ब्याज नहीं लगेगा। जैसे कि कौशलेंद्र जी ने शुरू में बताया आपको कि इसमें बताया गया है कि ये ब्याज मुक्त है। इस कार्यक्रम की यही विशेषता है कि ब्याज मुक्त है, तथा आपकी जो मार्जिन मनी है वो भी आपको वापस की जाएगी। और लोन सैंक्शन होने के बाद 6 महीने तक आपको किसी प्रकार की ईएमआई नहीं देनी होगी। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, सरकार ने लिख के आपको दिया है। और नेक्स्ट मंथ से ईएमआई जमा करने के लिए बोल रहे हैं, ये गलत है। नेक्स्ट मंथ से ईएमआई वो ले ही नहीं सकते हैं। 6 महीने का इसमें आपको पीरियड दिया गया है, वो अवधि आपको मिलेगा। आप परेशान ना हो, क्योंकि जो उनका ढर्रा है बैंक का लेने का, तो उस हिसाब से वो बैंक चलते हैं। हाँ, लेकिन वो धीरे धीरे उनमें प्रैक्टिस में आ जाएगा। वो एक बार बोलते हैं कि भाई हमारी जो इंटरेस्ट है वो लेने के लिए कि सरकार नहीं देगी तो हम आप चलेंगे, तो वो बोलेंगे। मैंने बोला था ना कि आप जाओगे तो आपको बताएंगे कि हम इंटरेस्ट जोड़ को आपको ईएमआई बता रहे हैं। ये बैंक पासबुक नहीं है तो उसकी जगह पे क्या लगेगा? 6 महीने का स्टेटमेंट। बैंक पासबुक देखिए, कोशिश करिएगा कि बैंक पासबुक तो लगा ही दीजिएगा, नहीं तो फिर चेक, जो कैंसल चेक होता है वो लगाइएगा फिर, बट पूरा होना चाहिए। चेक पे आपका नाम, अकाउंट नंबर सब। मोहम्मद रेहान साहब जो बोल रहे हैं कि बैंक 1 लाख रुपए की एफडी मांग रहा है, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर ऐसा है तो उनसे लिखित रूप से बैंक से लीजिए, ये अपना बिजनेस का टारगेट पूरा कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई आदेश नहीं है। एक आप ऑलरेडी ऋण ले रहे हैं 1 लाख से, कहां से लोन दे देंगे लोगों को? वो सरकार वो जान रही है कि आपके पास पैसे नहीं है, और ऊपर से 1 लाख की एफडी कहां से कराएंगे? ये मानक में नहीं है। कृपया इसको आप संबंधित बैंक को एक बार बताएं। जरूरत हो तो मैं अभी नंबर लास्ट में शेयर करूंगा, आप लोग नोट कर लेना। इस नंबर पे कम्युनिकेट कर दीजिएगा, हम लोग इसमें हस्तक्षेप करने का देखते हैं कहाँ क्या किया है। बैंक में आज जाके
चाहे चप्पल बैंक घिस में गया, जा जाके चप्पल घिस हाँ, जाती है, या- होता कुछ नहीं, बैंक करती। आपको बैंक जाना ही नहीं है। आपको लास्ट में बैंक खुद ही बुलाएगी। जब एप्लीकेशन आपका बैंक तक पहुंच जाएगा और आपके सारे कागज रेडी हैं, सब कुछ करेक्ट है, तो बैंक आपको कॉल करके खुद ही बुलाएगा, आपको नहीं जाना है। अजय शर्मा जी का बोलना है कि बैंक रिजेक्ट कर देते हैं एप्लीकेशन को, तो रिजेक्ट का वजह होगा, कुछ वजह होगा, कुछ ना कुछ कमी होगी। वजह की जो कमियां बताई गई हैं आज वो लोग ध्यान से देखें और कौशलेंद्र को संपर्क करें। ये क्या लिख रहा है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद बैंक ने रिजेक्ट कर दिया और उसे दोबारा से अप्लाई कैसे करें, आधार नंबर ऑलरेडी दिखा रहा है। हाँ, एक बार जब रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो फिर वो दोबारा आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते। नहीं तो वो दोबारा री रजिस्टर होगा ना, वही एप्लीकेशन अपडेट करने का ऑप्शन आने वाला था। हाँ, वो आया नहीं, आया नहीं। वो मैं अपडेट बताऊंगा आप लोगों को, वो जब आ अपडेट का जाएगा। ऑप्शन इसमें होने वाला है, तो ये हम लोगों ने आप ही के प्रश्नों को उठा करके दिया था, तो अपडेट हो जाएगा तो उसी आवेदन को आप अपडेट करेंगे। हाँ। कमियां जो होगी वो बैंक खुद ही अपडेट कर देगा। अगर मैं इसको नोट भी कर लूं कि ये चीज को हमें जल्दी करना है। वो बैंक, अगर आप बैंक ने बोला कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट गलत है, तो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही बनवा के बैंक को दे दिया, बैंक खुद ही वहीं से अपलोड कर देगा। वो मतलब होने वाला है, अब ये चीजें 2-3 दिन में आ जाएंगी। ये हमारा डिस्कशन चल रहा है डिपार्टमेंट ये सिद्धार्थ गोपाल जी का है, मेरी परियोजना रिपोर्ट अभी तक अपलोड नहीं हुई, डाउनलोड नहीं हुई। एक बार समाधान को उनके कॉल सेंटर पे, जो कॉल सेंटर नंबर है उनको कॉल करके इसके बारे में अवगत कराएं, और साथ में जो नंबर मैं दे रहा हूं उस नंबर पे भी आप अपडेट करें। ये प्रश्न का जवाब दीजिए थोड़ा, मैं आपका नंबर। रजिस्ट्रेशन करने के बाद बैंक ने रिजेक्ट कर दिया और उसे दोबारा से अप्लाई कैसे करें, आधार, मैंने बताया ना कि ये तो वही है, वो हम करवा रहे हैं। इसका समाधान जब हो जाएगा तो हम बता देंगे आपको। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनका ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहा है उनका कैसे करें। जिनका ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहा है तो उनको फाइनल सबमिशन करवाना होगा। जहां से भी आपने अपना आवेदन करवाया है, जिस कॉमन सर्विस सेंटर से करवाया है, या कुछ लोग जैसे डायरेक्ट भी कर दिए होंगे एमएसएमई के पोर्टल से जाके, तो आपको एक आईडी पासवर्ड आया होगा, आपके जीमेल पे आया होगा और आपके फोन नंबर पे आया होगा। तो आपको फिर से, अगर आपने कॉमन सर्विस सेंटर से करवाया, जन सेवा केंद्र से, तो वहां जाके उनसे करो, उसको फाइनल सबमिट करवाइए। अगर खुद से किया है तो आईडी पासवर्ड डाल के जाकर वेबसाइट पे खुद से उसको फाइनल सबमिट करिए। वो आप ही को करना पड़ेगा, वो कोई और नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई का क्वेश्चन। सर, मेरा पहला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए आप अभी पोर्टल के माध्यम से बताएं, लेकिन मशीन का बिल कहाँ कौन देगा। मशीन का नाम CSC VLE, मतलब आप ये पूछना चाहते हैं कि जो भी सामान आपको खरीदना है उसका बिल, तो बिल पहले नहीं मिलेगा, कोटेशन मिलता है। बिल कोई कैसे दे देगा आपको, कोई दुकानदार बिना खरीदे सामान कोटेशन देगा ना। आप जाके उसको, दुकानदार को बोलेंगे कि मुझको ये सामान खरीदना है, मुझे आप इसका कोटेशन दे दीजिए, तो वो बना के कोई भी दे देगा। कोटेशन होता है, उस पर GST वगैरह सब कुछ होता है, और उसका अकाउंट नंबर होता है, पैन नंबर, अकाउंट नंबर होगा उस दुकानदार का। तो इसमें बिल नहीं मांगना है जाके। बिल कोई क्यों दे देगा, बिल तो तब मैं दूंगा ना कि जब आप मुझे पैसा दीजिए और सामान लीजिए मेरे से, फिर मैं आपको बिल दूंगा। तो कोटेशन होता है, उसको कोटेशन मांगना, बोलना होता है, बिल नहीं। CSC VLE अगर अपने लिए लोन लेता है तो कौशल प्रमाण पत्र के स्थान में क्या अपलोड करें। आधार, 2 VLE प्रमाण पत्र या TEC सर्टिफिकेट। VLE प्रमाण पत्र या TC सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, TC सर्टिफिकेट, NDLM सर्टिफिकेट, आपकी दिशा सर्टिफिकेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी सर्टिफिकेट जो सरकार द्वारा प्रमाणित है, तो यही सब सर्टिफिकेट प्रमाणित है, आप इसे कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। नीचे मैं कौशलेंद्र राय का मेल आईडी और मोबाइल नंबर मैंने आपको साझा किया है। आप इस मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे अपनी सूचना अंकित करा सकते हैं किसी भी प्रकार की असुविधा होने की स्थिति में। अब सर, एक मृत्युंजय सिसोदिया साहब का प्रश्न है कि मृत्युंजय साहब कहते हैं कि सर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने के लिए CA पैसा चार्ज करता है, इसको आवेदक को कैसे समझाएं। मृत्युंजय जी देखिए, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने जो समाधान करके एक पोर्टल आपको दिया है, इस समाधान पोर्टल के माध्यम से आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिल जाती है
थोड़ा सा नॉमिनल चेंज करके आप उसको खुद से भी कर सकते हैं अगर स्मार्ट हैं तो। अदरवाइज आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट अवेलेबल करा देंगे। दूसरी बात, अगर किसी सीए के माध्यम से प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेते हैं तो ये एक मुद्दा है, क्योंकि सीए तो आपसे चार्ज लेगा। तो डिपेंड करता है, ये चार्जेबल सर्विस भी है, लेकिन सरकार ने अवसर दिए हैं और समाधान के माध्यम से जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जा रही है वहां भी सीए ही बना करके आपको दे रहे हैं। इसके लिए सरकार समाधान को हायर करके रखा हुआ है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ये प्रश्न है पवन विश्वकर्मा जी का कि मेरा सीएससी नॉट ऑथराइज बता रहा है, तो नॉट ऑथराइज कुछ वजह होगी। एक बार भी को आप अपडेट करिए दिए गए मेल पर, मैं इसको दिखवाता हूँ। सर जिला स्तरीय, ये वीरेंद्र कश्यप जी बोलते हैं कि जिला स्तरीय बैठक करा दीजिए। बिल्कुल, आपको ये कहना नहीं पड़ेगा, हम लोग प्रस्तावित किए हैं बैंक अधिकारियों के साथ। हाँ, क्योंकि इसमें हम लोग एक वैसे भी मोबिलाइजेशन का, यानी कि कैंडिडेट को 50 कैंडिडेट को अगर अपने यहाँ बुला करके आप उसको कौशल इसके बारे में, सीएम युवा के बारे में अगर आप जागरूकता फैलाते हैं तो इसके लिए एक इंसेंटिव प्लान भी आपके लिए रखा गया है। दिए गए मेल और मोबाइल नंबर जो स्क्रॉल हो रहा है उस पर जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको 50 लोगों में 10-5 लोग आपको मिल जाएंगे। अगर 10 लोगों का भी आपने आवेदन किया तो 1000 रुपये आपको इंसेंटिव अलग से मिल जाएगा पोर्टल के माध्यम से। ये बैंक अधिकारियों के साथ बैंक में सभी जगह स्टाफ सही नहीं मिल पाता, तो उसके लिए यहाँ से कोई बात नहीं, आपके जो डीआई हैं, डिस्ट्रिक्ट डीसी हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं इसके लिए उद्योग के, आप उनको अपनी बात बताइए, क्योंकि वो हम और वो आप एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। आपके लिए ही अगर हमें जोड़ा गया है तो समस्या को दूर करने के लिए जोड़ा गया है। हमारा काम है कि हम आवेदकों को उन तक पहुंचाएं और उनका काम है कि इसमें आने वाली बाधा को दूर करके आपके माध्यम से आवेदन के सापेक्ष लोन डिस्बर्सन कराएं। कहीं कोई असुविधा होगी तो उसको दूर किया जाएगा। मेरे प्रमुख सचिव सर ने यहाँ से बोला भी है, सभी बैंक की मीटिंग हुई थी 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले, उन्होंने सभी को बोला है, सभी बैंक नहीं, बैंक जागरूक हो गए हैं। और कहीं कोई बात होती है तो आप उन्हें डीआई को बताएं, जो डिस्ट्रिक्ट उद्योग विभाग में है अधिकारी, उनका नंबर भी आप लोगों को पोर्टल पर मिल जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप एमएसएमई के पोर्टल पे जाकर ले सकते हैं। ये इनका सवाल है अजीत कुमार यादव जी का कि सर एचडीएफसी बैंक के बीसी को खुद बैंक मना कर रहे हैं, बीसी सेंटर होगा तो नहीं मिलेगा। मैंने बोला है ना, बीसी सेंटर, जैसे आप बीसी सेंटर नहीं मिलेगा का मतलब लोन नहीं मिलेगा, लेकिन आप आवेदन कर सकते हैं किसी अन्य का, ये ध्यान रखिए। हाँ, किसी आप सभी को ऑथराइज है कि आप ये एक व्यवसाय के रूप में जो पात्र लोग हैं उनको पात्रता दिलाएं और उनका आवेदन करें। हरिदास मौर्य जी, आप बार बार एक ही सवाल इतनी बार पेश कर दिए हैं कि मेरा चैट बॉक्स भरा हुआ है। इनका वही सवाल है कि कौन सा सर्टिफिकेट प्रयोग करें, तो जी वही किए हैं। हाँ, अब ये एक बड़ा अच्छा प्रश्न है अतुल कुमार जी का। एक व्यक्ति 10 साल से दूध बेच रहा है, उसने डेयरी के लिए आवेदन किया, बैंक कौशल विकास या अनुभव प्रमाण पत्र मांग रही है। आपके घर का प्रश्न है कि दूध बेचने का कोर्स किस आईटीआई में होता है। अब इस संबंध में आपको एक सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए जो पोर्टल बताया गया है, उसी पोर्टल पे आपको सर्टिफिकेशन करने के लिए एक लिंक दी गई है। 5 दिन का निःशुल्क आपका वहां पे सर्टिफिकेशन हो जाना है, ठीक है। ये है, ये आपको, और नहीं तो फिर अगर आपको ज्यादा इसमें अगर जानकारी लेनी होगी तो कौशलेंद्र राय को आप व्यक्तिगत फोन कर दीजिएगा, ये आपकी मदद है। सूरज भारती जी का सवाल है कि फॉर्म सबमिट होने के बाद संशोधन हो सकता है, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वो किसी लेवल पे जब रिजेक्ट होगा तभी संशोधन के लिए आपको एलिजिबल किया जाएगा, इसके लिए पोर्टल में बन रहा है। प्रश्न है कमलेश जी का कि 45 से ऊपर वालों को लोन, तो इसमें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 21 से 40 के बीच, तो ये पहले ही राउंड में इनको आपको इनका फॉर्म नहीं भरना चाहिए। बैंक में अगला है रॉकी जी का कि बैंक में करंट अकाउंट मांग रहा है, नया क्या लिखा है, चलने के लिए उसके बाद लोन होगा।
6 महीना इनको अकाउंट चलाना पड़ेगा। हाँ, वो क्राइटेरिया है कि 6 महीने का अकाउंट होना चाहिए। तो चूंकि बैंक की कुछ शर्तें हैं तो उसे माननी पड़ती है, वो कोई नहीं। यहाँ मैं आप लोगों को एक बड़ी बेसिक सी बात बता रहा हूँ कि सरकार का ये पूरा पैसा है। सरकार अपने नागरिकों को उद्यम का बढ़ावा देने, नए उद्यमियों को, नए नए उद्योगों को बढ़ावा देने के पक्ष में सरकार इस कार्य को लेकर आगे बढ़ी है। इस क्रम में चूंकि लोन शब्द लगा हुआ है कि आपको लोन देना, EMI कलेक्ट करना, आपको मार्जिन मनी में छूट देना, ये सारी चीजें सरकार के माध्यम से बैंक ही इसको कर रहा है। क्योंकि बैंक इस काम का पेशेवर संस्था है, सरकार पेशेवर संस्था इस मामले में नहीं है, तो बैंक को इसमें कोलैबोरेट किया गया है। अब बैंक के प्रोटोकॉल और नॉर्म्स होते हैं, उस नाम को तो फॉलो करना ही होगा। एक चीज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को अवगत करा दूं कि कुछ लोगों की ये मानसिकता है कि सरकारी लोन मिल रहा है, ले लो, उसके बाद देखा जाएगा। ऐसा कदापि मत सोचें और लोगों को बताएं, सरकार पैसे भी निकलवाना चाहती है, ठीक है? तो ऐसा कुछ ना हो, आप लोग को कोई इसमें रिस्क नहीं है। कोई इवन देखिए कोलेटरल इसमें डैमेज के लिए भी इन्होंने इंश्योर कर रखा है कि आप अगर भविष्य में किसी प्रकार की ऐसी अनहोनी की स्थिति में आते हैं तो उसमें सरकार की जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि मुर्गी पालन या पशुपालन आवेदन हो सकता है, युवा उद्यमी का कौन सा प्रमाण पत्र? वही मैंने बताया कि उस पोर्टल से ही समाधान के बारे में लिखा हुआ। आप खुद से थोड़ा सा आप लोग प्रयास करें, क्योंकि आप उद्यमी हैं और ऑनलाइन सेशन में एक एक व्यक्ति को इस तरीके से समझा पाना थोड़ा सा सवाल होगा। आप लोग मदद करें, क्योंकि आपको ये जो भी शिक्षा या जानकारी दी जा रही है इसको आपके जरिए हमें आगे पहुंचाना है, तो आपको खुद से भी थोड़ा प्रयास करना है। बाकी हम लोग हैं। सिसोदिया साहब पूछते हैं कि जिसका खाता दूसरे बैंक के हैं, जैसे BOB का ग्राहक HDFC में उसी फाइल भेज सकता है या नहीं? देखिए, जिस बैंक में आप भेजेंगे तो बैंक के लिए उस बैंक में आपका खाता होना अनिवार्य है। रीजन ये होता है कि उसी खाते के साथ वो आपको एक क्लाइंट ID या अकाउंट ID आपके साथ होती है, तो वो किसी दूसरे खाते को क्यों करेगा? बाकी आप बैंक से बात कर लीजिएगा, ये आप स्वतंत्र हैं कि उसको किस अकाउंट में ट्रांसफर करें, कौन से बैंक को यहाँ पे आप इस कार्य के लिए लें। अभी एक प्रश्न है, ड्यू टू टेक्निकल इशू वी आर अनेबल टू वेरीफाई योर रजिस्ट्रेशन एट द फॉर्मेट। रिफ्रेश कर लीजिए। कई बार ये बताया शुरू में कि पोर्टल खोलने पर थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है, क्योंकि लिटरली ये पोर्टल बहुत ज्यादा हैवी हो गया है और इसमें इतने सारे स्टेक होल्डर्स लगे हुए हैं, बैंक हैं, आप हैं, सरकार के अधिकारी हैं, जिले स्तर पे अधिकारी हैं, आवेदक हैं। हर आवेदक का अलग अलग यूजर बन रहा है, तो थोड़ा सा ये मैटर होगा। प्रशांत कुमार चौहान जी, CSC सफर.in पर लॉगिन करने पर ये एरर आ रहा है। ये अभी CSC सफर के लिए किसी नहीं हो रही है, आप सर जिला प्रबंधक से बात करें। सर कोटक बैंक वाले लोन देंगे? देखिए ड्रॉप डाउन में वो लिस्ट है कि नहीं। लोन तो सरकार दे रही है, माध्यम बैंक है, ध्यान रखिए। आपका अकाउंट अगर है तो आप उसी में जाएगा, आपका वही देगा आपको। अकाउंट आपका जिस बैंक में है वही बैंक एलिजिबल है। चलिए, तो फिर हमने 1 घंटा 36 मिनट का एक मेगा शो किया लाइव सेशन आप लोगों के साथ, और आप लोग बने रहे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को आज वाइंड अप करते हैं इसी कार्यक्रम के साथ, और हम बहुत जल्दी ही इस कार्यक्रम में आगे की और भी कोई अपडेट जानकारी होगी लेके आपके साथ शामिल होंगे आज की मुलाकात में। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने परिवहन विभाग की दोनों सेवाएं CSC के साथ जोड़ दी हैं। परिवहन विभाग के 2 पोर्टल है, ई-सारथी, ई-वाहन। इसके 51 सेवा नया DL से लेकर के आप लोग जाके पोर्टल सर्च कर लीजिए, तो वो सेवा आप लोगों के सामने आ गई है। RTO के पास जो भी अनियमितता होती है, ग्राहकों को ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है, नागरिकों को उस परेशानी को दूर करने के क्रम में CSC ने आप लोगों के साथ ये सेवा लॉन्च कर दी है, और आप लोगों से अपेक्षा है कि लोगों को, नागरिकों की सेवा करें। सेवा केंद्र है तो सेवा के भाव से आप लोग काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।